चक्की दिल्ली, बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सोच रहे हैं, फिर आ गए? आएंगे नहीं? कैमरा मेरा है, लाइट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप आएंगे? गौतम अडानी भारत में इस वक्त जो चाहे खरीद सकते हैं। अमरूद से लेकर केला तक सारा ठेला भी खरीद सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रवीश कुमार ने बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जिससे समझ में आ रहा है कि वो अब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वोट दिया। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं। रवीश कुमार का कहना है कि लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी उसको हरियाणा और महाराष्ट्र में कॉपी किया गया। इस वजह से बीजेपी जीत गई इन दोनों राज्यों में। बीजेपी ने हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों ही महाराष्ट्र में दोहरा दिया। हरियाणा इस मायने में दोहराया कि यहाँ की जीत को महाराष्ट्र में भी बरकरार रखा, और मध्य प्रदेश को इस मायने में दोहरा दिया कि वहां चलाई गई लाडली बहन योजना की नकल महाराष्ट्र में काम कर गई। रवीश कुमार ने इन डेप्थ स्टडी नहीं करी और इसीलिए अपनी हाफ बेक्ड नॉलेज के साथ वीडियोस बनाते हैं। एक्चुअली में लाडली बहन योजना वो एक वित्तीय सहायता है जो रोजमर्रा की घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम आएगी। लेकिन जो लखपति दीदी योजना है सरकार की तरफ से एक इंटरेस्ट फ्री लोन है और इसका पर्पस महिलाओं को बिजनेस सेटअप करने का है, ना कि रोजमर्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए कोई वित्तीय सहायता है। खुशी के लिए अब चांद नहीं चाहिए, बालकनी में जाकर तारे नहीं देखने हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आ जाने चाहिए, मैसेज देखने हैं। रवीश कुमार का कहना है कि महाराष्ट्र बहुत गरीब राज्य है और हर महिला के जब बैंक अकाउंट में 1500 रुपए आ गए तो भाजपा ने इनडायरेक्टली वोट्स खरीद लिए। जहां इतनी गरीबी हो वहां सरकार खाते में 1500 रुपए डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम केवल सवाल की जगह भरना रह गया। लेकिन जब झारखंड की बात आती है तो रवीश कुमार का दोगलापन सामने आ जाता है। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च कर दी। मतदान से पहले 50 लाख महिला मतदाताओं के खाते में 4000 रुपए भेजे जा चुके थे। दिसंबर से यह राशि 2500 प्रति माह कर दी जाएगी, इसका फैसला हो चुका है। वहाँ पे जो मुफ्त की रेवड़ियां हेमंत सोरेन की सरकार बांट रही थी। किसानों के ऋण माफ किए गए, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया गया, 40 लाख परिवारों का 3500 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ कर दिया गया, 40 लाख लोगों के लिए 1000 रुपए की पेंशन की घोषणा कर दी गई। कल्पना ने अपनी पार्टी की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक काफी ठीक से पहुंचाया। उसको रवीश कुमार भर भर के तारीफ कर रहे थे। हेमंत और कल्पना की मेहनत ने इंडिया गठबंधन को झारखंड में बचा लिया। कांग्रेस की दलाली करने वाले पत्रकारों में अभिषार शर्मा भी अपना विधवा विलाप चालू करे हुए थे। और जब ये जुड़ जाएंगे और साथ में कुछ अन्य पिछड़ी जातियां भी, तो अघाड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये फॉर्मूला यहां पर लागू नहीं होने वाला है, कामयाब नहीं होने वाला है। शिवसेना के लीडर संजय राउत आज मीम मटेरियल बन चुके हैं। चुनाव से पहले वो कुछ ऐसा कह रहे थे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुन आएंगे। लेकिन चुनाव के बाद वो कुछ ऐसे रो रहे थे। बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं, ये जनता का फैसला मानने को तैयार है। वही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी चाहिए कि जब भाजपा लोकसभा में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी तो आखिर विधानसभा में कैसे कर गई परफॉर्म। वहीं योगेंद्र यादव, जिन्हें सोशल मीडिया में एक ऐसा सेक्शन है जो पूरी सदी का सबसे महान सिफोलॉजिस्ट मानता है, उनकी हालत देखिए। Say that no, we do not accept this, which is of course a very slippery slope, isn't it? Yeah, I heard Sanjay Raut and I'm somewhat disappointed. रवीश कुमार गैंग में शामिल इन सभी लोगों को इतना तगड़ा झटका लगा है कि आज रवीश कुमार एकदम सड़क छाप पत्रकारिता करते घूम रहे हैं। कभी वो हिंडन नदी के किनारे पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ढूंढ लेते हैं, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन बबलू और बबलू के पीछे डब्लू जैसा कुछ नॉनसेंस बोलते हैं। 24 जुलाई को बबलू भागा, कितना भाग रहा है भगवान जी ही जाने। 29 जुलाई आ गया, बबलू भागा ही जा रहा। बबलू आओ, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे भो,
80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। सरकार कहीं पे एक्सप्रेसवे बना रही है, प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन टेंडर दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी रवीश कुमार सरकार को गाली देते नजर आते हैं। हमारा एक और सवाल है, क्या एक्सप्रेसवे बनाते समय उस इलाके में गांव-गांव में लोगों को बताया जाता है कि आपकी जमीन ली जाएगी, लेकिन आपकी बैलगाड़ी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगी, साफ साफ बताना चाहिए। अब रवीश कुमार को कौन बताए कि भाई जब हाईवे बनते हैं तो साथ में सर्विस लेन भी बनाई जाती है, जहाँ पे बैलगाड़ी भी चलेगी और बाइक भी चलेगी। रवीश कुमार आज इतने विक्षिप्त हो चुके हैं कि वो पूरे देश को रिक्शे पे चलाना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि रिक्शा पिछड़ेपन की निशानी है, आधुनिकता का विरोधी है? कभी आपने सोचा है कि रिक्शा जहां चलता है उन जगहों को बनाने के लिए सरकार को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है? रवीश कुमार एनडीटीवी 24/7 में काम करते थे और ये चैनल 2003 में शुरू हुआ। 2004 में इसके टोटल 20 ब्यूरो थे। एनडीटीवी इतना पावरफुल था कि महीने में एक बार सारी पॉलिटिकल पार्टी इनके दफ्तर में जाके मस्तक टेकती थी। इनके रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर्स में चलते थे और 5 स्टार होटल्स में रुकते थे। एनडीटीवी ने जब 25 साल पूरे किए तो राष्ट्रपति भवन में उसका सेलिब्रेशन होता है। प्रणब मुखर्जी की ये तस्वीर देखिए, उस वक्त के वो राष्ट्रपति थे। अब राष्ट्रपति भवन कोई मैरिज लॉन तो है नहीं जहाँ पे कभी भी बुकिंग करके आप पहुंच गए अपना सेलिब्रेशन करने के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एनडीटीवी के रिपोर्टर्स के साथ 44 टाइम्स विदेश यात्रा करी थी। यानी जब प्रधानमंत्री जाते थे तो उनके साथ जो रिपोर्टर होते थे उसमें सबसे पहली रो में एनडीटीवी के रिपोर्टर्स होते थे। एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार समरेंद्र सिंह ने ये खुलासा किया था 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब एनडीटीवी को एक स्टोरी हटानी पड़ी थी क्योंकि वो पूरा रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे मिनिस्टर्स का, कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे तो रिटेन किया गया, लेकिन जो बुरा काम कर रहे हैं उसको पूरा हटाना पड़ा। इस बात का जिक्र संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में किया है। राडिया टेप्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे बरखा दत्त ये लॉबिंग कर रही है कि किस तरीके से किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए। What she's saying is that someone senior like Ghulam, what, because he is the one who's authorized to speak, right? Wants to speak to her, then she can tell her father that I have got this message from the Congress. Not a problem. That's not a problem. I talk to Azad right after they get out of office. 2008 में 3 पत्रकार जो उस वक्त की गोदी मीडिया थे और कांग्रेस सरकार की गोदी में बैठे थे, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई और विनोद दुआ को अपनी चापलूसी करने और अपनी वफादारी के बदले में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनफैक्ट उस वक्त एक लिफाफा पत्रकारिता होती थी जहां लिफाफे के माध्यम से रिश्वत के पैसे पत्रकारों को पहुंचाए जाते थे। इसके बारे में अशोक श्रीवास्तव ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया। भारत में गोदी मीडिया से पहले लिफाफा पत्रकारिता होती थी। अर्जुन सिंह जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया और वो सिर्फ फिर भोपाल तक नहीं रुकी, वो दिल्ली तक आ गई। तो उसमें क्या होता था कि जो लोग कांग्रेस की बीट को करने वाले सब होते थे, तो 1 तारीख को उतने ही आपकी सैलरी के बराबर का लिफाफा आपके घर पर पहुंच जाता था। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये महोदय राहुल गांधी की गोदी में बैठे हुए हैं, लेकिन इनका दावा है कि कोई भी पत्रकार अगर किसी भी मंत्री के साथ फोटो खिंचा ले तो वो गोदी मीडिया का हिस्सा हो जाता है। भाई साहब, आप किसकी गोदी में बैठे हैं? अब रवीश कुमार को एक विपक्ष का नेता मान लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये पत्रकार है नहीं। रवीश कुमार दावे करते थे कि अडानी सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सड़कें सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने खरीद लिया एनडीटीवी, जहाँ पे रवीश कुमार काम करते थे। मानसिक संतुलन खोने के बाद रवीश कुमार अभी दिल्ली बिल्ली जैसे गाने गा रहे हैं। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इज्जत दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इज्जत दिल्ली बन गई दिल्ली, दिल्ली चक्की दिल्ली। रवीश कुमार का कहना है कि 2019 में लोगों ने भाजपा सरकार को रिजेक्ट कर दिया था। 19 में महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वोट दिया, उनकी सरकार नहीं बनी, जबकि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा की आई थी 105, और शिवसेना के गठबंधन के बाद टोटल 169 सीट्स थी। तो भाई भाजपा को आखिर कैसे रिजेक्ट कर दिया लोगों ने? मोदी से लड़ने वाले एक राहुल गांधी या मैं नहीं हूँ मैं नहीं मानता। मैं नहीं हूँ। जी आंखें देखो,
नीयत में खोट साफ नजर आ। अब पत्रकारिता किस तरीके से देश के लिए घातक होती है, ये देखिए बरखा दत्त के इस रिपोर्टिंग से। Vishnu, I've been talking to some people inside the hotel. I managed to make a phone call to somebody who's staying on the 19th floor. The 19th floor on which my source is staying is a floor on which the terrorists are active. They are setting off grenades inside the hotel. जिस षड्यंत्र को अंजाम पाकिस्तान ने दिया था, उसकी मदद बरखा दत्त खुद कर रही हैं, ये बता के कि हमारी फोर्सेस किस फ्लोर पे हैं और वो क्या एक्शन ले रही हैं। जब कांग्रेस के समय में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2% था, तब रवीश कुमार बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़। लेकिन भाजपा के टाइम पे जब 5% का जीडीपी ग्रोथ हो गया, तो उस वक्त रवीश कुमार का रोना चालू हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। कितना दोगला आदमी है ये सब दोगलापन। 2012 में रवीश कुमार अखिलेश यादव को एक लॉन्च पैड देते हैं। अखिलेश 21वीं सदी में हिंदुस्तान के समाजवाद का नया चेहरा है। उन्होंने पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी की है, इंग्लिश में पढ़ाई की है, लेकिन हिंदी बोलना पसंद करते हैं और हिंदी बेल्ट की ही सियासत करते हैं, क्योंकि सियासत उन्हें घुट्टी में मिली है। ठीक वैसे ही जैसे करण जौहर नेपोटिज्म का बाप है। I think you launched me because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. But Saifu, you're also here because of your mama. Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. उसी तरीके से रवीश कुमार भी जितने एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। बहुत से पॉलिटिशियंस को रवीश कुमार सेल्फी पॉलिटिशियन कहते हैं, लेकिन खुद इनके दोहरे मापदंड हैं। कांग्रेस सरकार की बुराई तो रवीश कुमार से सुनी नहीं जाती है। जरा सा आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद देखिए रवीश कुमार का क्या रिएक्शन होता है। बात कांग्रेस सरकार की नहीं है, बात है कि जिन सरकारें, यहाँ बहुत सारी सरकारें अब बदल चुकी हैं, ये सुविधा के हिसाब से आप चयन ना करें। आप कांग्रेस का भी नाम ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तब कौन सा आपके लिए राम राज आ गया था? अक्षय कुमार ने नरेंद्र मोदी से पूछ लिया कि वो किस तरीके से आम खाते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? लेकिन जो रवीश कुमार का एनडीटीवी है, वो देखिए ना, वो क्या कर रहा है। तो प्रचार के दौरान चाहे नेता हो या रिपोर्टर खाने पीने के लिए मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ भी हुआ। सुबह से लगातार प्रचार करने के दौरान वो एक जगह रुक गए और रुककर वहां पर समोसा खाने लगे। 2014 के बाद रवीश कुमार की सारी अय्याशियां बंद हो गई। उसके पहले जब भी सरकार का कोई फॉरेन ट्रिप लगता था, तो जितने भी पत्रकार होते थे एनडीटीवी से जुड़े, जिसमें चाहे बरखा दत्त हो या फिर रवीश कुमार, ये सब फॉरेन ट्रिप्स जाते थे सरकारी खर्चे पे। इनका रुकना, बोर्डिंग, लॉजिंग सब कुछ सरकारी खर्चे पे होता था। आप होटल का कमरा दरवाजा खोलते थे और आप जो बेड के साइड में टेबल होता था, उस पे जो है एक ब्लैक लेवल या ब्लू लेवल की बोतल रखी रहती थी। विदेश मंत्रालय के सौजन्य से बोतल होती थी। और उसके बाद जहां पर पत्रकार रुकते थे, वहां एक मीडिया सेंटर बनता था। मीडिया सेंटर में एक बार रूम भी होता था, और उस बार रूम में आप भाई और 24 घंटे वहाँ खाना रहता था, बार रूम रहता था। और मैंने अपनी आंखों से पत्रकारों को उस बार रूम से शराब की बोतलें, बियर की बोतलें अपने बैगों में भर के, भर के अपने रूम में ले जाते हुए देखा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली फॉरेन ट्रिप करी, तो उसी वक्त क्लियर कर दिया कि सरकारी खर्चे पे कोई भी पत्रकार मेरे साथ नहीं जाएगा। अगर किसी को पत्रकारिता करनी है तो वो अपने खर्चे पे फॉरेन ट्रिप करे और कवरेज करे। The first time when he was visiting abroad, like all previous prime ministers, I carried the names of the press guys who will go with him. So he looked at it and then didn't comment anything. After about 2-3 hours again I said, it is getting late, why didn't you clear it? So he said, if I don't take any press person, what will happen? I said, sir, it will lead to bad relations with the press. He said, why? These so-called monarchs of the press, they will send their own representatives. They don't have to bother for the funds, and just because you take them in the plane is not necessary. पॉलिटिकल सरकारी पैट्रोनेज न मिलने की वजह से एनडीटीवी की टीआरपी रेटिंग्स धीरे धीरे गिरने लगी और ये कर्ज में डूब गया। 2008 में एनडीटीवी के फाउंडर्स राधिका रॉय और प्रणय रॉय ने 400 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। जहां से इन्होंने लोन लिया था, उस समूह को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। चूंकि राधिका रॉय और प्रणय रॉय बैंकरप्ट हो चुके थे, इनके पास ये 400 करोड़ रुपए वापस देने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो ये जो 29.1% शेयर्स थे,
ये अडानी ग्रुप के पास आ गए, क्योंकि शेयर्स पहले से प्लेज्ड थे। जब आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं ऋण का, तो आपके जो प्लेज्ड शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अडानी ग्रुप के पास चले गए। अडानी ने रवीश कुमार को चैनल से निकाला नहीं था, रवीश कुमार ने खुद रेजिग्नेशन दिया था और बाद में यह अफवाह फैला दी कि अडानी ने रवीश कुमार को निकालने की वजह से पूरा का पूरा एनडीटीवी खरीद लिया। कोई आदमी आखिर कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है भाई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सोच रहे हैं, फिर आ गए? आएंगे नहीं? अब आप पूछेंगे हम ठीक हैं कि नहीं हैं। कैसे नहीं ठीक हैं? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोलेगा कि दिक्कत है? बवाल में फंसने से अच्छा है बोलिए सब ठीक है। रवीश कुमार को तो मैंने अच्छे से एक्सपोज कर दिया है, लेकिन पूरी की पूरी इंडियन मीडिया आखिर बिकाऊ क्यों होती है? क्यों ये कभी एक गोदी में बैठती है, कभी दूसरी गोदी में बैठती है? इंडियन मीडिया के इस पूरे नेक्सस को और इनके बिजनेस मॉडल को मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।